हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। सब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th का हिस्ट्री। आज हम देखेंगे सेकंड चैप्टर। पहला चैप्टर हमने 7th का कंप्लीट कर लिया है और 6 की हमने पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर ली है। अब हम 7th का कंप्लीट कर रहे हैं पूरे सीटेट के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जो भी क्वेश्चन आते हैं लाइन टू लाइन और वो भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, तो बिना एनसीईआरटी पढ़े क्वेश्चन को करना मुश्किल है। तो फिर हम शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर दीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कैसा है वीडियो, मतलब कि क्या कमी है, उसको फिर दूर करते हैं। हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। देखिए, 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। देखो, 7वीं शताब्दी जब बीता उसके बाद कई राजवंश जो हुए उनका उदय हुआ। उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। मतलब कि शासन करने वाले जो राजवंश है उनको दिखलाया गया है। जैसे कलिंग पे शासन किया गया था और इधर पाल लोग किए थे, राष्ट्रकूट ने किया था, इधर गुर्जर प्रतिहार ने किया था, इधर मुल्तान पे किया था। मतलब कि सब जगह अलग अलग शासकों ने क्या किया था, अपना वो किया था। जैसे कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, चाहमान जिनको हम चौहान बोलते हैं, स्थान का मतलब निर्धारण कीजिए लोग कहाँ कहाँ पे थे। तो ये सारे स्थान तो मैंने आपको दिखा दिए। यहाँ पे देखो, चोल थे, ये चेर थे, ये पांड्य थे, ये लोग यहाँ पे शासन किए थे साउथ के साइड पे। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। देखो, राजा लोग क्या करते थे, इन्हें सामंत बनाते थे या फिर मतलब जैसे कि अपना सेनापति नियुक्त करते थे। तो धीरे धीरे ये लोग भी जब मतलब कि बहुत बड़े इनके पास जमीन वगैरह हो गई, बहुत सारे मतलब धन संपन्न हो गए, तो ये खुद को राजा मानने लगे। इनके फिर राजवंशों का उदय होने लगा। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए, उनके दरबार में हाजिरी लगाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने मतलब अपने आप को क्या कर लेता था, महासामंत या महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वो अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे। जैसे मैं आपको बताया कि लोग खुद राजा बनना चाहने लगे थे उस टाइम पे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूटों का है। इस तरह का जो एक उदाहरण है किसका है, दक्कन की जो राष्ट्रकूट है उनका। शुरुआत में वो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे, मतलब उनके सामंत थे चालुक्य के। बाद में ये खुद 8वीं सदी के मध्य तक में राष्ट्रकूट जो था, ये राष्ट्रकूट जो थे, प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और उसको हराया। कौन? दंती दुर्ग ने। और हृदय गर्भ, शाब्दिक अर्थ मतलब इसका अर्थ होता है सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे मतलब क्या हो गया, याजक मतलब जन्मा छत्री ना होते हुए भी छत्री के रूप में दोबारा छत्रित्व प्राप्त कर लेगा। मतलब अगर ये छत्री के घर में जन्म नहीं लिए हैं तो भी अगर ये यज्ञ हो गया तो माना जाएगा कि ये छत्री मतलब कि छत्रित्व प्रदान कर लिए हैं, ये छत्री हो गए हैं। कुछ अन्य उदाहरण में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर, सड़मर और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य को क्या किया, सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया। राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, मतलब अब त्रिभुवन का क्या मतलब, वो 3 भुवनों का स्वामी, महाराजाधिराज जैसे चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य ने इसका उपाधि धारण किया था और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंत और साथ ही किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी ये लोग करते रहते थे। देखो, इन सभी के क्या होगा, इन सभी राज्यों में उत्पादों अर्थात किसान, पशुपालक, कारीगर, संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। मतलब इन लोगों से ये लोग क्या करते थे, संसाधन वगैरह का इकट्ठे करते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मतलब कि मनाया जाता था या फिर बाध्य कर दिया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। राजस्व जो था यानी टैक्स के टाइप में, वो व्यापारियों से भी लिया जाता था। तमिलनाडु में देखो, तमिलनाडु में करने वाले जो चोल वंश थे, चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित क्या है, बेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम में लिया जाता था। बेट्टी क्या था, ये जबरन लिया जाता था, यानी जबरन श्रम। कदामाई यानी भू राजस्व थे। मकान पर छाछ ढालने वाले पर लगने वाला कर, खजूर के ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करने वाला, मतलब इस तरह के कर लिए जाते थे। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार
बनते थे, मतलब कि वित्तीय आधार पैसे वगैरह आने का जरिया बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शकल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों में प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी इन ओहदे पे होते थे, मतलब कि इन ओहदों पे कौन होता था? जो राजा के निकट संबंधित होते थे, संबंधी। वही प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियाँ में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो सत्य हैं। देखो ऐसे भी ब्यौरे होते हैं, हो सकता है वो सत्य ना, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते, मतलब कि ये तो शासक के मन से ये प्रशस्ति लिखा जाता, जो चाहता था वही लिखवाता था। तो मतलब ये दिखाना चाहता है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए वो खुद को सूरवीर, विजय योद्धा के रूप में। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृति काव्य की रचना मतलब की गई, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कलहर नामक एक रचनाकार ने लिखा था। कलहर ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेख, दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए असाधारण ग्रंथ था। धन के लिए युद्ध, इसको देखते हैं। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। देखो गंगा घाटी में क्या था, जैसे कन्नौज नगर हो गया। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। यहाँ से एक क्वेश्चन देखो पक्का आता है, चूंकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसको त्रिपक्षीय युद्ध कहा जाता है। त्रिपक्षीय युद्ध में कौन कौन थे, आप उनका नाम याद रखिएगा। कौन थे? गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। ये तीनों में लड़ाई होती थी हमेशा, जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। जैसा कि हमें पता है कि बड़े मंदिरों का निर्माण जो है शासक लोग करवाते थे, अपनी सत्ता संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास करते थे मंदिरों का निर्माण करवा के। इसलिए जब वे एक दूसरे के राजाओं पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। मतलब कि देखो ये लोग क्या करते थे, जब एक दूसरे से लड़ाई करते थे ना, तो मंदिरों पे वार करते थे लड़ाई करने के लिए, क्योंकि मंदिरों में बहुत ज़्यादा इनको मतलब सब चीज़ मिलता था। क्योंकि राजा जो होता था अगला वाला, वो उसको बहुत ज़्यादा धन संपन्न बनाता था और दिखाता था इसी से कि हम बहुत ज़्यादा मतलब कि शक्तिशाली हैं। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से लेकर 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भाग, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल महाद्वीप पर हमला करता रहता था। उसका निशाना था संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। जो सोमनाथ मंदिर है गुजरात का, उस पर इन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें मतलब कि जानना चाहता था और उसे अलबरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा था। अलबरूनी किसके साथ आया था? सुल्तान महमूद के सामने, और उसको मतलब लेखा जोखा और जो भी काम था उसको सौंपा था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। देखो अल हिंद किसने लिखा था? तो किताब अल हिंद को अलबरूनी ने लिखा था। अलबरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। मतलब जब इन्होंने इसको तैयार किया तो संस्कृत के विद्वानों से इन्होंने परामर्श लिया था। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों के से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमान का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। देखो पृथ्वीराज तृतीय जो थे ना, जिनको हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते थे, इनके साथ देखो इनका जो फेमस युद्ध था पानीपत का, तो मोहम्मद गौरी के साथ हुआ था। पहला जो हुआ था 1191 में हुआ था, इसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। दूसरा जो
उरैयूर से तंजावुर तक। इसको देखते हैं। चोल वंश सत्ता में कैसे आया। चोल वंश जो है ना वो सत्ता में देखो कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नामक प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की यह सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरायूर के चोल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्रियारों को हराकर इस डेल्टा पर क्या कर लिया था, इन्होंने कब्जा जमा लिया। उसने वहां तंजावुर शहर में किसकी मंदिर बनवाई, एक देवी जी की मंदिर बनवाई थी, जिस मंदिर का नाम क्या है, निशुंभ शुद्धनी देवी मंदिर बनवाया था। विजयालय के उत्तराधिकारी ने पड़ोसी इलाकों को जीता और इसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, राजराज प्रथम जो है सबसे शक्तिशाली चोल शासक माने जाते हैं। 985 में राजा बना और उसी ने इनमें ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई थी। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाई गई तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास के विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। किसके केंद्र थे? शिल्प उत्पादन के। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्माण करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते हैं। उनके लिए काम करते थे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, जो नर्तकी वगैरह थे इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्प में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमा बनाने का काम। मतलब सबसे ज्यादा जो विशिष्ट काम था वो क्या था? कांस्य प्रतिमा बनाना, मतलब कांस्य से मूर्तियां बनाना। चोल का देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है। चोल कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। किनकी? चोल की। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। कृषि और सिंचाई अब हम देखते हैं। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 में देखिए, देखो मानचित्र 2 में इनके बारे में दिखाया गया। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी से मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। मतलब कि कावेरी नदी जो है बंगाल खाड़ी में मिलने से पहले ये कई पार्टों में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार अपनी पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। देखो जितना अच्छा सिंचाई होगा उतनी अच्छी कृषि तो होगा ही। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी। कहाँ पे? दूसरे हिस्से में तमिलनाडु के। और पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। मतलब कई क्षेत्रों में क्या होता था? एक साल में 2 फसलें ये लोग उगाते थे। कई जगह पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। मतलब कृत्रिम रूप से, जैसे कि ट्यूबवेल उबेल लगा के इस तरह से सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों पर बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए, मतलब कि बड़ा सा तालाब बनाया गया। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देख रेख करना, यह तय करना कि पानी में बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासक साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से क्या दिखाया? दिलचस्पी दिखाया, सक्रिय रूप से इनमें भाग लिया। साम्राज्य का प्रशासन देखते हैं। प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, याद रखिएगा किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी? उर कहलाती थी। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। मतलब कि खेती के साथ ये बहुत ज्यादा समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गाँव को समूह को नाडू कहते थे। इस तरह के जो गाँव थे उनके समूह को क्या बोलते थे? नाडू। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य भी किया करते थे। अभी देखो यहाँ पे देखते हैं, वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देख रेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई जो धनी भूस्वामी थे, चोल राजाओं ने सम्मान रूप में इनको क्या दिया था? मुद वेलन, मतलब 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान। अराइर जो प्रधान जैसी उपाधि होती थी, अराइर उपाधियां दी जाती थी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद दिए जाते थे।
देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, भूमि के प्रकार। वेलल गवाई, ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। ब्रह्मोदय, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। सालाभोग, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। वेदान, जो होता था मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। और पली चंदम, जैन स्थानों को दान में दी गई भूमि। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त होता रहता था। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां जो थी अस्तित्व में आ गई। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देख रेख में प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। यह सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासकीय क्या करते थे, कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले में उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन किया गया है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिरों इत्यादि की देख रेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनका नाम तालपात्र के छोटे टिकटों पर लिखे रहते थे और मिट्टी के बर्तन रख दिए जाते थे। किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। तो हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया। आगे हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। अगर आपको एसएसटी का नोट्स लेना हो तो कमेंट बॉक्स में जो नंबर हो आप ज़रूर से मैसेज कीजिए। नोट्स की प्राइस सिर्फ 21 रुपीज़ है। और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा है।